डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट पे। आज हमने डिस्कस किया था लोकसभा के मेंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से आप चुनाव लड़के 543 मेंबर्स आते हैं। लेकिन कोई मेंबर्स बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी जरूरी है, मतलब कुछ क्राइटेरिया है जो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तो देखो, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा आप सभी याद कर लो। ये अगर प्रेसिडेंट में भी पूछता है तो भी आप बता सकते हो, राज्यसभा के लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। ठीक है, तो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए सबसे पहला कंपलसरी कंडीशन है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कंडीशन, कम से कम उनकी उम्र एज जो है, ही शुड अटेंड द एज ऑफ एटलीस्ट 25 ईयर्स। ठीक है, अगर आप 25 साल से कम के हो तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तो 25 साल का एक एज होना भी एसेंशियल क्राइटेरिया है। तीसरा है, he should not hold any office of profit under government। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप कोई ऐसा पोस्ट जिससे कि आपको किसी भी तरह का वित्तीय हेल्प मिलता हो या प्रॉफिट मिलता हो, वो होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड। अब भाई, पागलों के लिए तो कहीं जगह कुछ नहीं है, पागल खाना छोड़ के कहीं और कोई जगह बचती नहीं है पागलों के लिए। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनोगे भाई? देश चलाना है आपको, लॉ बनाना है, तो आपका साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब सब कुछ समझ सको, अपने देश को समझ सको, ताकि आप लॉ बनाओ। अनसाउंड माइंड के हो, पागल की तरह चले गए वहां कूदोगे, कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपको एक साउंड माइंड का होना चाहिए। अब देखो, अब आपसे पूछा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन है। अगर आपसे डिस्क्वालिफिकेशन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा साउंड माइंड आप भी परिचय दो कि आप भी साउंड माइंड के हो। ठीक है, ये कैसे दिखाओगे डिस्क्वालिफिकेशन? तो इसको हम लोग सबसे पहले कहेंगे, अगर इंडियन नागरिकता, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो किसी भी तरह से अपनी नागरिकता छोड़ देता है, किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा और वो मेंबर भी नहीं रह सकता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन ही नहीं सकता। अगर उसने नागरिकता छोड़ के चला गया अमेरिका और अमेरिकन बन गया, तो बन सकता है क्या? तो पहला, ठीक है, इसी को यहीं कॉपी कर देना। दूसरा, 25 साल से कम का है तो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा, प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कहीं होल्ड कर रहा है तो भी नहीं हो सकता है वो। और चौथा, आपको पता ही है, अगर अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, नॉट हटा दीजिए, लिख दीजिए, ही शुड बी अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड का है तो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। तो क्वालिफिकेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। तो घबराना नहीं, अगर क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ भी पूछता है तो आपको जवाब ऐसे ही देना है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में और, कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ठीक है, ये आपको याद करना है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। अब देखो, इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस मतलब बताते हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो भाई, किसी भी आदमी जिसने इलेक्शन के दौरान कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे किए जो अनफेयर प्रैक्टिसेस थे, बूथ कैप्चर या ऐसा कुछ, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई। जैसे आप ही हैं, आप चीटिंग कर लो एग्जाम में, तो क्या किया जाता है? आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बोला था भैया अब आगे वाला पेपर भी नहीं दोगे। उसी तरह अगर तुम कुछ भी इलेक्शंस में वैसे काम करते हो तो फिर आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में है। दूसरा क्या है, अगर आपको कोर्ट ने देखो, कोर्ट में अगर केस है, ठीक है, जुडिशरी मैंने कहा था क्या है? गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जुडिशरी में क्या है, अगर कोर्ट ने आपको एक मतलब मान लिया कि आप एक अपराधी हो, ठीक है, और आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी, 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी और आपको इम्प्रिजमेंट हो गया मोर देन 2 इयर्स, तो फिर क्या हो सकता है? आप चुनाव लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते हो।
तो ठीक है, तो ये सारी भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो अपराधी नहीं होना चाहिए, अपराधी हो तो भैया 2 साल से कम की सजा पाओ, 2 साल से ज्यादा की पाओगे तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कितने साल के लिए आओगे, एक बार चुन लिए तो जीवन भर थोड़ी ना वहां बने रहोगे, कुछ समय के लिए आओगे। वो समय क्या होगा बेटा, वो अभी डिस्कस करते हैं बेटा। देखो जनरली जो होता है इलेक्शन के बाद एक मेंबर चुना जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, इनका टेन्योर क्या है, इनका टेन्योर है 5 ईयर। ये तो जनरल है, सभी को पता है। लेकिन ये बढ़ या घट सकता है क्या, बिल्कुल बढ़ घट सकता है। अगर किसी भी तरह से वो सेशन या वो मतलब जो सेशन है वो भंग कर दे प्रेसिडेंट, उनको लगता है कि मेजोरिटी में नहीं है गवर्नमेंट और री इलेक्शन हो जाए, तो आप तो सोच के गए थे कि भाई 5 साल के लिए सेटल हो गए, लेकिन दोबारा चुनाव होगा साल ही 2 साल में, अगर हो सका ऐसा हुआ तो, या किसी की भी सरकार नहीं बनी तो दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अगर 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं आ रही है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसके आधार पे प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं उस सेशन को। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, अब इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी लगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय इमरजेंसी लगा था, तो ये 5 साल एक्सीड कर गया ना, वहां पे गए तो 5 साल के लिए थे और रहे वहां 7 साल। ठीक है, तो ये वहां बढ़ता है बेटा। इमरजेंसी के केस में क्या होता है, किसी भी केस में ये 1 साल, मतलब पहले आपका 1 साल के लिए बढ़ेगा, फिर दोबारा पास होगा 6 महीने के लिए, इसी तरह बढ़ता रहेगा जब तक इमरजेंसी एग्जिस्ट करेगी। उस केस में ये बढ़ता रहता है। बट जनरली अगर हमसे पूछा जाएगा जनरल टर्म में कि टेन्योर क्या है, तो 5 ईयर। उसके बाद अगर कुछ कंडीशंस देते हैं तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बता देना। क्लियर है, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत हो तो बता देना बेटा, कमेंट भी कर सकते हो, आपको इसका पूरा जवाब दूंगा मैं। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा, एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द एडवांटेजेस या व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकसभा ओवर राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा मतलब किस जगह पे एडवांटेजेस है, तो वो आपको समझना होगा। तो देखो भाई, अभी हमने राज्यसभा तो पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आप ऐसे समझो कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 245, लोकसभा की 543, तो भाई डबल से ज्यादा है, मोर देन डबल। ठीक है, ये से अगर डबल भी करोगे तो भी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ लेके चल रहा है। तो पहला तो स्ट्रेंथ का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई वोटिंग होती है, कोई बिल है लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हुआ और दोनों में डेडलॉक आ गया, एक हाउस से पास हो गया दूसरे हाउस में नहीं पास हुआ, तो फिर क्या होता है बेटा, उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसपे कि लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बेटा, यहाँ पे आईसीसी क्वेश्चन पूछती है, हु प्रिसाइडेड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, हु प्रिसाइडेड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कलेक्टिव वर्ड है, पार्लियामेंट इज अ कलेक्टिव वर्ड फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों को मिला लो तो इसको क्या कहेंगे, पार्लियामेंट। और इनका जब ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो उसका प्रिसाइड कौन करेगा, तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। लेकिन इस मीटिंग को बुलाएगा कौन, अब ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मतलब इस मीटिंग को बुलाएगा कौन। तो भाई मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करो, मैं जवाब तो दे ही दूंगा, वीडियो देखते रहो आंसर मिलेगा, लेकिन कमेंट भी करते रहो ताकि लगे ना कि पढ़ रहे हो तुम लोग भी। ठीक है, तो इसको बुलाता कौन है ये आपको मुझे बताना है, लेकिन इसका जो प्रिसाइड करता है वो करते हैं स्पीकर। तो बेटा देखो यहाँ स्ट्रेंथ है, ज्वाइंट सिटिंग होगी, दोनों का वोट होगा, कंबाइंड वोट होगा, तो यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलेगा, लोकसभा को मिलेगा, यहाँ बेनिफिट लोकसभा को मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज वेयर लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर रहा है, इसको बेनिफिट दिला रहा है। ठीक है, ये इसको बेनिफिट दिला रहा है, ज्वाइंट सेशन जब भी होगा वहां पे बेनिफिट इन्हीं को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है,
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनकी जो जवाबदेही होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब भैया लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, तो बेनिफिट किसको मिला? यहां पे भी, यहां लोकसभा को बेनिफिट मिला। ठीक है, तो यहां देखो स्ट्रेंथ की वजह से मिला, और यहां एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये है लोकसभा के लिए। दूसरा एडवांटेज। तीसरा क्या है बेटा, बताओ? तीसरा पैसा है। हर जगह क्या होता है? मनी बिल। भैया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा ना होगा तो फिर क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं कर पाओगे, मोबाइल भी नहीं चला पाओगे, डेटा कैसे रिचार्ज कराओगे फिर? ठीक है, जब डेटा नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो पैसा जैसे तुम्हारे लिए जरूरी है, वैसे देश के लिए तो बहुत जरूरी है। और देश के लिए कैसे पैसे आते हैं? जब पार्लियामेंट से पास होता है, जब पार्लियामेंट से पास होता है तो ही हम वो पैसा यूज करते हैं देश के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। वो किस फॉर्म में आता है? वो मनी बिल के फॉर्म में आता है। मनी बिल मतलब कि भाई पैसे का ऐसा बिल जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि हम पैसे को कैसे खर्च करने वाले हैं। गवर्नमेंट बताती है कि हम पैसे को कैसे खर्च करने वाले हैं। उस खर्चे को क्या होता है? इस खर्चे का जो बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। इस जो मनी बिल है वो कहां इंट्रोड्यूस होगा? याद रखो, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में कभी इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो भाई पास भी लोकसभा से होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखो एक और बेनिफिट, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल, पास हुआ लोकसभा से, फिर राज्यसभा भेजा जाएगा कि भाई एक मनी बिल आया है। तो राज्यसभा अगर उस बिल से सहमत नहीं होती तो राज्यसभा क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा उसे वापस कर सकती है, उसे वापस कर सकती है कि भाई ले लो। और अगर वापस नहीं करती है, विथ रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन, उसके पास करो ना करो, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो वापस करेगी विथ रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन। अब वो लोकसभा को डिसाइड करना है कि उसके रिकमेंडेशन को मानती है कि नहीं मानती है। और अगर मान लो कि उसने बिल रख ही लिया कि नहीं वापस करेंगे, अब देखें क्या करते हैं, तो 14 डेज के बाद ये बिल अपने आप पास माना जाएगा, अगर लोकसभा से पास हो गया तो। ठीक है, लोकसभा से पास हो गया तो अपने आप माना जाएगा कि पास हो गया। बस 14 दिन का समय है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको 3 नंबर दिलाएंगे आईसीएसई में, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 2022 में नहीं आया तो 23 में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो और इसको करना बेटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई स्पीकर, यहाँ स्पीकर लिख दिए तो स्पीकर को बता भी देते हैं। अच्छा चलो इसका जवाब भी दे देता हूं। भाई प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ठीक है, लेकिन इस मीटिंग को बुलाता कौन है? तो इस मीटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी तरह का डेडलॉक होता है तो जो मीटिंग को बुलाने का काम होता है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट का। लेकिन बुला के वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर प्रिसाइड करेगा या हेड करेगा वो स्पीकर करेंगे। ठीक है, तो अब भाई जब इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, कि हु इज स्पीकर, और इनका भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो स्पीकर हैं उनका कुछ रोल और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्पीकर के कुछ रोल और फंक्शन है। तो जो सबसे पहला रोल है उनका वो है प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। लोकसभा की जो मीटिंग होती है, तो आप देखते हो कि लोकसभा में अगर कभी आपने देखा होगा दूरदर्शन पे या कहीं पे आता है लाइव लोकसभा से वो कि मतलब मीटिंग जब चल रही होती है, या न्यूज चैनल पे भी दिखाता है, तो जो सबसे ऊंची चेयर होती है जिसपे एक व्यक्ति बैठ के सबको शांत करा रहा होता है, ठीक है, तो वो कौन होता है बेटा? वही स्पीकर है। ठीक है, और अभी कौन है स्पीकर प्रेजेंटली? अभी है प्रेजेंटली श्री ओम बिरला जी। ठीक है, श्री ओम बिरला जी स्पीकर हैं। तो ही प्रिसाइडेड द मीटिंग ऑफ द हाउस, मतलब लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसकी मीटिंग को
प्रिसाइड करने का काम किसका होता है? ये काम होता है स्पीकर का। दूसरा क्या काम है बेटा? जो भी उस हाउस में रूल और प्रोसीजर है उसको डिफाइन कौन करेगा? उसको डिफाइन करेंगे ये स्पीकर महोदय, ठीक है। रूल और प्रोसीजर का काम ये बताना किसका काम है? ये स्पीकर का काम है। फिर उसके बाद अब आपको पता है लोकसभा की एक अलग पावर है कि भाई लोकसभा में ही मनी बिल आती है, ये एडवांटेज है लोकसभा का, ठीक है। इस एडवांटेज के लिए क्या है बेटा? इस एडवांटेज को डिफाइन करना कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये काम स्पीकर का होता है, जो का मतलब हेड है, एक तरह से जो प्रिसाइड करता है उस हाउस को, उसी का काम है बताना कि दिस इज ए मनी बिल और दिस इज नॉट ए मनी बिल, ठीक है। तो वो बताने का काम भी इन्हीं का होता है। तो ये सारे रोल हैं इनके, ठीक है। अब अगर कोई मेंबर है, ठीक है, उसे लगता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है, अनसाउंड माइंड, या जो मैंने बताया था ना भी डिस्क्वालिफिकेशन सारी चीजें, ठीक है, तो वो ये डिसीजन कौन लेगा कि ये डिस्क्वालीफाई करना है? ये डिसीजन लेने का अधिकार भी हमारे स्पीकर को होता है, ठीक है। डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये काम इनका है। उसके बाद हाउस में डिसिप्लिन नहीं होता है, जैसे क्लास में डिसिप्लिन नहीं होता, क्या करती है क्लास टीचर? आप लोग को कूट देती हैं, ठीक है, लेकिन ये कूटते नहीं है, ये हाउस से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जैसे छोटे थे ना आप लोग तो बाहर निकाल दिया जाता था, तो वो काम किसका है? स्पीकर का है कि जो भी मेंबर वहां पे डिसिप्लिन नहीं रखता है उसको बाहर निकालने का, हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम स्पीकर का है, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ कमिटीज, बहुत सारी कमिटी होती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमिटीज होती हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, तो बहुत सारे कमिटीज में ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, उस कमेटी के हेड होते हैं स्पीकर्स। या बहुत सारे ऐसे कमिटीज होते हैं जिसमें नॉमिनेट करने का काम भी किसका होता है? ये नॉमिनेशन का काम भी चेयर इनका होता है, स्पीकर्स का, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सेशन होगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बैठाया जाएगा, ठीक है, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? उसको प्रिसाइड करने का काम स्पीकर का होगा। तो ये 7 पॉइंट हैं। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीकर, तो आपको 4 पॉइंट कोई लिख देने हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पीकर, कोई भी 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। और मतलब डिसिप्लिन के बारे में भी अगर पूछा जाता है, डिसिप्लिन के बारे में भी पूछा जाएगा कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है, या डिसिप्लिनरी के बारे में पूछा जाएगा, तो वो भी आपको स्पीकर्स के 4 पॉइंट मेंशन कर देने हैं, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, करीब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से अल्टरनेट मिल जाता है। अगर इस साल पिछले साल नहीं आया तो इस साल आएगा, इस साल आएगा तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, तो इस तरह आता है, ठीक है। तो फिर हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा जो लोकसभा है वो समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो भाई ये पीपल ऑफ हाउस था, तो वो कौन सा है? पीपल ऑफ हाउस नहीं है तो उसके मेंबर कहां से आते हैं बेटा? राज्यसभा के मेंबर कहीं से तो आते होंगे कि डायरेक्ट घुस जाते हैं राज्यसभा के अंदर और बैठ जाते हैं। और क्या स्ट्रेंथ होती है उसकी, मैंने भी डिस्कस किया था ना। इनकी जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअली जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 250 है, ठीक है, 250 है सैंक्शन, जिसमें से 12 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, और 238 ये क्या होंगे? ये इलेक्टेड होंगे, ये इलेक्टेड होंगे। अब देखो भैया, लोगों के बीच तो इलेक्ट नहीं होते हैं, कहीं और इलेक्ट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो करंट स्टेटस की बात करूं मैं, करंटली क्या स्टेटस है, तो करंटली इनकी जो स्टेटस है वो है कि 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। 245 में 12 नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड। अब ये नॉमिनेट कौन करता है? ये नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। इनको नॉमिनेट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। और कितने मेंबर बचे भाई 12 के बाद? 233 मेंबर। कितने मेंबर? 233 मेंबर्स। अब ये 233 मेंबर्स, ठीक है, इसमें भी बाइफर्केशन है। स्टेट से कुछ मेंबर आते हैं होंगे और कुछ आते होंगे यूटी से, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्टेट से जो मेंबर आते हैं वो आते हैं 229 मेंबर्स, और जो बाकी बचे 4 मेंबर वो कहां से आते हैं?
वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। क्लियर है? तो ये स्ट्रेंथ है और यहाँ से मेंबर्स आप देख सकते हो कैसे आते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये नॉमिनेटेड मेंबर किस आधार पर नॉमिनेट होते हैं? जैसे लोकसभा में तो आपने पढ़ा ना कि नॉमिनेटेड मेंबर कौन होता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन यहां भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहां पे मेंबर नॉमिनेट हो रहा है तो कहां से नॉमिनेट हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो अपने अपने फील्ड में, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, ये जो नॉमिनेट मेंबर है वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ठीक है, और एक और फील्ड है सोशल वर्क, सोशल वर्क। इससे नॉमिनेट होकर राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो आप देखते होंगे कि हेमा मालिनी कभी राज्यसभा की मेंबर बन गई, कभी कोई एक्ट्रेस बन गई, तो आप भी सोचते होंगे ये कहाँ से आ गए, भाई बॉलीवुड तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो वो आर्ट से आते हैं। भाई हिंदी में अगर देखोगे तो क्या कहते हैं बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को? कलाकार, ठीक है। तो कला मतलब आर्ट, ठीक है। तो वो आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स आपको पता ही है साहित्य। तो जो साहित्य से आएंगे वो यहां से आएंगे, लिटरेचर से, ठीक है। फिर साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद साइंटिस्ट वगैरह जो आते हैं ना वो आते हैं साइंस से। और सोशल वर्क कोई भी आ सकता है जो समाज कार्य में एक्टिव हो और जिसके समाज कार्य को या सोशल वर्क को रिकॉग्नाइज करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे सोशल वर्क कहते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ठीक है। तो ये मेंबर इलेक्ट कैसे हुए हैं? राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो आए कहां से? तो जो देखो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से वोट करके जो वहां के एमएलए हैं वो वोट करके हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। हर स्टेट का एक कोटा होता है कि इतने मेंबर्स होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कितना है? 32 है, ठीक है। तो 32 मेंबर कहाँ आने हैं? राज्यसभा में आने हैं, ठीक है। तो ये वहां के जो एमएलए हैं वो 32 मेंबर्स को राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे थ्रू इलेक्शन। वहां इलेक्शन होगा प्रॉपर, वहां पे वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद वहां पे आते हैं। तो ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं है। आपने एमएलए को चुना, एमएलए ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा को चुना। तो आप कहोगे भाई डायरेक्ट तो हमने नहीं चुना, लेकिन डायरेक्ट नहीं चुना, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों ने इलेक्ट किया, ठीक है। तो जो ये मेंबर्स हैं ये भी इनडायरेक्ट तरीके से ही लेकिन इलेक्ट होके आते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करते होंगे? राज्यसभा। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता होगा स्टेट्स को, क्योंकि इसके मेंबर्स आते हैं स्टेट से। क्लियर है? तो भाई देखो जब मेंबर इलेक्ट होके आते हैं तो राज्यसभा को कहते हैं परमानेंट हाउस। पार्लियामेंट का अगर कोई ऐसा हाउस जो परमानेंट है तो वो क्या है? वो राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यदि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, नई गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन कभी आपने सुना है राज्यसभा डिसॉल्व हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर फिक्स है, उसमें वेरिएशन नहीं आता। जैसे लोकसभा में था कि 5 ईयर भी था लेकिन वेरिएशन था, यहाँ पे क्या है? फिक्स है। फिक्स टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स। तो मान लो 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर भी हो जाते हैं और जो इनका टेन्योर है वो 6 ईयर का है, और इसी को कहते हैं परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसको हाईलाइट कर लो बेटा, परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए? और इसका जैसे वहां स्पीकर थे, यहां पे कौन होगा? इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन। इसका चेयरमैन कौन होगा बेटा? इसका चेयरमैन होगा
आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछता है ऐसा कौन सा हाउस है पार्लियामेंट का जिसके चेयरमैन उसके मेंबर नहीं है, उसके चेयरमैन उसके मेंबर नहीं है। स्पीकर के लिए क्या है, स्पीकर उसी का मेंबर होता है। पहली मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाता है कि स्पीकर कौन होगा, वो एक जनरल मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। पहली जनरल मीटिंग जो होती है इलेक्शन के बाद कि स्पीकर किसे नियुक्त करना है, वो अपने आप मतलब आपस में ही, जैसे आपके क्लास में मॉनिटर आपस के ही बच्चे होते हैं, उनमें से एक को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये बाहर से आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट इस हाउस के नहीं है लेकिन इस हाउस के चेयरमैन हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है बेटा, ये समझने वाली चीजें हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल पावर राज्यसभा के पास भी है। ठीक है, राज्यसभा के पास भी क्या है, स्पेशल पावर है। ठीक है, जैसे लोकसभा के पास स्पेशल पावर थी ना, वैसे ही राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर है। तो पहला जो स्पेशल पावर है, तो आर्टिकल 67 कहता है, आर्टिकल 67 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा, मतलब उनको हटाना होगा उनके पद से। ठीक है, अगर इम्पीचमेंट होता है किसी वजह से भी वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो कहां पे इनिशिएट होगा, राज्यसभा में। वो इनिशिएट होगा राज्यसभा में। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां पे होता है, राज्यसभा में होता है। दूसरा, अब भाई स्टेट को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, मैंने बताया था अभी। ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टेट लिस्ट, मैंने बताया ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो ये मतलब इकलौता अधिकार किसको मिला है, ये इकलौता अधिकार मिला है राज्यसभा को बेटा। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, आप जानते होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है, आईएएस और पीसीएस, आईएएस और आईपीएस। आईएएस और आईपीएस क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसी तरह की और भी ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ एनी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो वो अधिकार किसका होगा, वो अधिकार होगा आपके राज्यसभा का। क्रिएशन ऑफ एनी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो आपको भी क्लियर हो रहा है ना, तो नोट आप लोग भी बनाते चलो बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो एक जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है हर साल एक जनरल क्वेश्चन होता है। अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि लोकसभा की क्या पावर है, राज्यसभा की क्या है, कहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से बेहतर है और कहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से बेहतर है, ये सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन अभी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बनता है, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। क्या बनता है क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इसमें पार्लियामेंट में दोनों आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, आरएस, एलएस एंड आरएस। ठीक है, तो ये दोनों आ जाते हैं इसमें। क्लियर है? तो देखो सबसे जो पहला पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर। पहला पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर। भैया सबसे इनका मेन काम क्या है पार्लियामेंट का, सबसे पहला काम है लॉ बनाना, टू मेक लॉ। ठीक है, तो पावर सबसे पहला लेजिस्लेटिव पावर है। और लेजिस्लेटिव पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, 3 लिस्ट हमने दे दी, 3 लिस्ट दे दी। पहली लिस्ट दे दी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट दे दी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट दे दी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये तीनों लिस्ट दे दी। और इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं, इस पे कोई कानून बनाना है, तो वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट अपनी बनाती है लेकिन स्टेट की कुछ चीजें राज्यसभा होती है, इसलिए यहां मैंने
स्टेट लिख लिया, लेकिन यहाँ मेनली क्या है, यूनियन की जो सब्जेक्ट है उस पर काम करने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट का है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे, ये क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरा होगा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव मैंने कई बार बता दिया, अब तो याद हो गया होगा। एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नमेंट, बेसिकली एक वर्ड में लिखो तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट पे कंट्रोल करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसके लिए जवाबदेह हैं? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं प्रूफ करते तो ये सरकार गिर जाएगी। तो कंट्रोल कर सकती है कि नहीं पार्लियामेंट इनके ऊपर? अब देखो, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि कंट्रोल किया जाता है एग्जीक्यूटिव पे। इसको कह सकते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब कैसे कर सकती है? अब देखो, लेजिस्लेचर के अंदर विपक्ष भी बैठती है, अपोजिशन भी बैठेगी और गवर्नमेंट भी बैठेगी। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल है वो है क्वेश्चन आवर। क्या है? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में क्या होता है बेटा? क्वेश्चन आवर एक ऐसा 1 घंटा होता है जिसमें कि अपोजिशन जो है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है उनकी पॉलिसीज से रिलेटेड, कि आपने ये पॉलिसी बनाया, इसका ये ड्रॉबैक है, इसका ये नुकसान है, आप बताइए, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, और वो मीडिया बाकी सारी कवरेज होती है, तो सरकार को उस तरह से जवाब देना होता है कि वो सारी चीजें उनके फेवर में जाए। ठीक है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन आवर क्या हो रहा है? कंट्रोल कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, क्योंकि सरकार को अपने काम के लिए जवाब देना है। देना है कि नहीं देना है? बिल्कुल देना है। उसके बाद अगर नहीं देगी जवाब तो क्या होगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। क्या हो जाएगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब क्या कहेगी विपक्ष? विपक्ष कहेगी कि भैया हमको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई ये कब तक गवर्नमेंट रहती है? जब तक कि वो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी एक्सरसाइज करती है। ठीक है, अगर वो मेजॉरिटी में नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी। क्लियर है? तो अगर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आता है किसी भी वजह से, तो उसमें क्या होगा बेटा? गवर्नमेंट को साबित करना होगा कि नहीं, उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास मेजॉरिटी है। ठीक है, तो वो दिखाना होगा। अगर वो नहीं कर पाती है लोकसभा के अंदर तो सरकार को क्या करना होगा? क्विट करना होगा। तो ये कहाँ कंट्रोल हो रहा है? ये लेजिस्लेचर या लोकसभा के अंदर सरकार को कंट्रोल किया जा रहा है या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे बिल्स होते हैं या बहुत सारे मोशंस होते हैं। ठीक है, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, उसके बाद बिल अगर आता है जो मनी बिल है, उसमें कुछ कटौती कर दी जाए। ठीक है, मनी बिल कौन प्रपोज करता है? गवर्नमेंट करती है। उसमें कोई कटौती कर दो तो ये भी कंट्रोल है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल कौन कर रहा है? ये पार्लियामेंट कर रही है। उसके बाद क्या है बेटा? मॉनेटरी कंट्रोल है। यही जो पार्लियामेंट है ये मॉनेटरी कंट्रोल भी करती है सरकार के ऊपर। कैसे करती है? सरकार की एक संस्था है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट बनाते हैं और ये रिपोर्ट में जो सरकार पूरे साल में जो बजट में उसने प्रपोज किया था और जो खर्च कर रही है उसका पूरा एक स्टेटमेंट होता है, वो बनाती है CAG। और CAG ये देती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, PAC को। किसको देती है? PAC। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो रिपोर्ट होता है वो पब्लिश होता है। ठीक है, CAG के रिपोर्ट के आधार पे इसको पब्लिश किया जाता है। तो अगर पब्लिश होगा और गवर्नमेंट ने कुछ घोटाला किया होगा या इस तरह की चीजें, तो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये 2G स्पेक्ट्रम आपने कभी सुना होगा, या कोलगेट घोटाला, ये सब यहीं से आया था, यहीं से उजागर हुआ था या यहीं से पता लगा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? इससे पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ।
एंटी डिफेक्शन क्या होता है बेटा, अगर हिंदी में बोलो तो दल बदल कानून। क्या कहूंगा, दल बदल कानून। अब इससे क्लियर हो जा रहा है, हिंदी से ज्यादा क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, देखो ये भाई 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के, 10th शेड्यूल में इसको डाला गया है, 10th शेड्यूल में, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को। और 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये अमेंडमेंट हुआ था और इसको बनाया गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ कि अगर भाई तुम एक किसी भी पार्टी से, मान लो कि कांग्रेस है, बीजेपी, किसी भी पार्टी से तुम चुनाव जीत जाते हो और चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हो, भाई तुमको पता है बीजेपी से यहां से हम चुनाव जीत जाएंगे और चले जाएंगे कांग्रेस में, ठीक है। तो अब भाई चले गए तुम, तो बेचारे बीजेपी वालों को तो धोखा मिल गया एक तरह से, तो गाना थोड़ी ना गाएंगे तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या क्यों, वो क्या कहेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ 85 के तहत आप जो मेंबर बने हुए हैं वो हमारी पार्टी से बने हो, ठीक है। वो कहां से बने हो, हमारी पार्टी से बने हो। तो भैया अगर हमारी पार्टी से बने हो, हमारे टिकट से बने हो, अगर आप दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। तो ये खतरा रहेगा, तो दल बदल वाला काम नहीं होगा। तो पहला जो कंडीशन है कि अगर आप किसी पार्टी से इलेक्ट होते हो और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, जीतने के बाद, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद नहीं रहोगे। दूसरा क्या होता है बताओ, दूसरा क्या हुआ कि आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीत गए, अब जीतने के बाद क्या कि भाई हम बीजेपी की सदस्यता छोड़ देते हैं, अब हम निर्दलीय रहेंगे। क्या रहेंगे, निर्दलीय रहेंगे, मतलब हम सदस्यता की जरूरत नहीं बीजेपी की। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी आपका जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोटेक्शन देता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो प्रोटेक्शन देता है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो भी होंगे उसके, लोकसभा के, उसके बाद चेयरमैन राज्यसभा के और डिप्टी चेयरमैन, इनको एग्जम्प्ट करता है। इनको कहता है कि भाई आप इस लॉ के तहत नहीं आओगे, आप ये बदल सकते हो, अपना दल जो है वो बदल सकते हो, ठीक है, आप दल बदल सकते हो, आपको एग्जम्प्ट किया जाता है इन चीजों के लिए, ठीक है। या तो किसी पार्टी के 1/3 डायरेक्ट 1/3 से ज्यादा मेंबर अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उस केस में डिफेक्शन नहीं लागू होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिफेक्शन कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। और ये कब आया था, ये 10th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया था और 52nd अमेंडमेंट 1985। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट जो है समाप्त हो गया। एक टर्म आता है कोरम, ठीक है, बेसिकली डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं आईसीएसई में 1 या 2 नंबर में कि कोरम क्या होता है, ठीक है। तो कोरम देखो बेटा, जैसे क्या होता है कि कोई क्लास है आपकी क्लास में, स्कूल में 60 से 70 बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा चला आया, बाकी सारे छुट्टी ले लिए, 59 बच्चे एब्सेंट हैं और एक बच्चा क्लास में जाके बैठ गया, तो क्या टीचर क्लास लेंगी, क्या पढ़ा डालेंगी कि नहीं भाई सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि वो एक मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं आई है जिससे कि हम क्लास को कंडक्ट करा सके। उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा भी अपना बिजनेस तभी मतलब या अपना ऑपरेशन तभी करेगा या वो कंडक्ट तभी होगा जब कम से कम 1/10 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे। जब 1/10 मेंबर से कम मेंबर प्रेजेंट होंगे तो फिर वो कोरम को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। 1/10 को क्या कहते हैं, अगर परसेंटेज में बात करूं तो 10%, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, कहीं 10% भी लिखा होगा किसी बुक में या 1/10, ठीक है। तो किसी भी हाउस के मिनिमम 1/10 मेंबर्स मतलब 10% मेंबर अगर प्रेजेंट होते हैं या उससे ज्यादा, तो फिर उसका जो है वो हाउस कंडक्ट होगा उस दिन, अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं होगा। और इसी को कहते हैं हम लोग कोरम, ठीक है। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर था यूनियन लेजिस्लेचर, इसी के साथ हमारा समाप्त होता है, ठीक है। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस पॉइंट पे और भी जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।